हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो मैंने आपको ग्राफ भी बताया था। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत ग्राफ बताया था, जिसमें हमारा CaCl2 का ग्राफ बाकी था। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि CaCl2 का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे सॉल्युबिलिटी, तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के क्रिस्टल के अंदर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ट्रांजिशन टेम्परेचर बताया था, ये सब टर्म हम पढ़ चुके थे। ओके, तो FeSO4.7H2O यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है, वो लूज करके कहाँ पे पहुँच गया, 4 पे। ठीक, और ये Na2SO4 10H2O कहाँ पे पहुँच गया, 0 पे। ओके, तो फिर हमने देखा कि CaCl2 में बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे CaCl2 में ऐसे बहुत सारे कर्व्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कर्व्स होते हैं बिकॉज वो धीरे धीरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, दो दो करके। देखो ये 4 है यहाँ पे, फिर 4 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 0। ओके, 1 या 0, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे CaCl2 दो दो करके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है। ओके, सो हमने देखा अब आप ये मेन कंक्लूजन ध्यान रखना है और आपको नोट डाउन भी करना है साथ साथ में, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज नहीं होता तब तक सोल्यूबिलिटी तो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, और वंस जैसे ही लूज हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये अपने ये जो था हमारा सेकेंड पॉइंट था फैक्टर्स में। अब थर्ड जो आता है ना, मैंने इससे पहले 2 पॉइंट्स, एक पहला पॉइंट आपको कवर करा दिया था, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सेकंड पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, कि प्रेशर पे कैसा इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है। ओके, तो प्रेशर पे जो सोल्यूबिलिटी का इफेक्ट होता है वो नहीं होता, प्रेशर पे डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। कैसे होते हैं, रिजिड, यानी कि इनकम्प्रेसिबल हम कह सकते हैं, या अनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं, अनकम्प्रेसिबल। ओके, तो हम सॉलिड को क्या करते हैं, हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो सॉलिड्स पे पड़ता है इन लिक्विड के अंदर, मतलब सॉलिड इन लिक्विड हम पढ़ रहे हैं, तो वो इफेक्ट कुछ भी पड़ेगा नहीं, वेरी स्मॉल नेग्लेजिबल पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, अनअफेक्टेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, सॉलिड इन लिक्विड केस में प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, अनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो आने वाला है, अभी तक हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा है, अब हम सॉल्युबिलिटी को गैस इन लिक्विड में पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, तो चलिए देखते हैं गैस इन लिक्विड में क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर जो आता है ना इसका, इसमें भी अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला फैक्टर की बात करें तो उसमें आता है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस में क्या होता है कि दोज गैसेस रिएक्ट मोर इफेक्टिवली विद द सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल, यानी कि जो गैसेस इफेक्टिवली सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट हो जाती है, हम उसे कहते हैं ना कि वो ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, इजीली लिक्विफाई हो जाता है, दे आर मोर सोल्यूबल। जो इजीली क्या हो, लिक्विफाई, उसको क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। डन, यानी आपको समझ में आ गया कि दोज गैसेस जो रिएक्ट इफेक्टिवली होती है सॉल्वेंट के साथ, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से सुनना, 1 मार्क में पूछता है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, आप नोट डाउन करना, कि अ टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, यानी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विफाई होती है नहीं, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज डिनोटेड बाय TC। ओके, TC से हम डिनोट करते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा TC होगा, मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतनी ही ज़्यादा मोर इजीली इट इज़ लिक्विफाई कर जाता है। जैसे कि मान लो लिक्विफिकेशन के लिए SO2 गैस है, CO2 है, NH4 है। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि लिक्विफिकेशन होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आती है इसमें वो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस आर गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक, है ना। हम कह सकते हैं जो गैसेस डिसॉल्व होती है वो कैसा होती है, इज टू बी एन एक्सोथर्मिक, जिसमें कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये दूसरा इफेक्ट था आपका। थर्ड जो इफेक्ट आता है वो प्रेशर पे पड़ता है। थर्ड क्या होता है, प्रेशर। ओके, तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको पता है कि सोल्यूबिलिटी, अब मुझे बताना कि सोल्यूबिलिटी, ये हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, सो इफेक्टिव होता है। लाइक कोक की बोतल अगर आप खोलते हो ना, पिया है कभी कोक आप लोगों ने, तो कोक की बोतल आप खोलते हो तो क्या होता है, झाग बाहर आता है। तो वो जो झाग होता है उसमें क्या होता है, CO2 गैस, जो कि अंडर प्रेशर हम उसे डिजोल्व किया करते हैं। अंडर प्रेशर CO2 डिजोल्व होता है, ठीक है ना, डिजोल्व किया है। और जैसे ही हम ढक्कन यानी उसका लिड ओपन करते हैं ना, तो प्रेशर है ना रिलीज कर जाता है, रिलीज करते हैं, तो CO2 क्या होता है, अचानक से क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आई होप आपको पता भी होगा। तो प्रेशर जो है उसमें क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये था पूरा आपका सॉलिड इन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके कुछ फैक्टर्स हमने देखे। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हेनरी लॉ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना पेपर नहीं निकलता। हेनरी लॉ है, राउट्स लॉ है, ठीक है। ये दो में से है ना कोई एक लॉ कंफर्म आता है 110%। ओके, तो आप लोग को इसमें बहुत ध्यान देना है। हेनरीज लॉ, ओके, हेनरी लॉ में क्या है, ओके, हेनरी लॉ बेसिकली क्या बताता है कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, तो देखो मैं अभी बताती हूँ, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, इसका स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन करना कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन। यानी कि मास जो है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट दैट इज Kp, ये इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट लाना पड़ेगा। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, अब दिस लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन, अब ये जो लॉ था ना हेनरी का, इसने डेल्टन ने भी एक्सप्लेन किया था। ये लॉ किसने बोला था, डेल्टन ने भी बोला था। उसने क्या बोला था कि ही सेड, जैसे कि उसने ऐसा बोला था, मोल फ्रैक्शन के साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसने ऐसा बोला था। इस लॉ को हम मोल फ्रैक्शन के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखो डेल्टन के हिसाब से क्या था, डेल्टन भी एक्चुअली में क्या है, पार्शियल प्रेशर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, है ना। और यहाँ पे हेनरी ने भी पार्शियल प्रेशर के बारे में बोला था, लेकिन उसने मास के साथ उसको कोरिलेट किया था। लेकिन डेल्टन को भी प्रेशर में इंटरेस्ट था, तो वो भी बीच में आया, तो उसने क्या बोला, उसने कोरिलेट किया मोल फ्रैक्शन के साथ। ओके, तो मोल फ्रैक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन और सब्सटेंस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे K डैश लगाना पड़ेगा, K डैश इंटू P। आप K भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1/K डैश दैट इज इक्वल टू 1/K डैश इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू P, तो KH इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू P। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, x इंटू पी को, x को इधर लेके, फिर यहाँ पे 1/K डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू P। अब यहाँ पे 1/K डैश है ना, उसी को मैंने यहाँ पे KH लिख दिया, वेयर KH इज इक्वल टू व्हाट, हेनरी कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, KH इज इक्वल टू व्हाट, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो ये पूरा उसने फॉर्मूला दिया था हेनरी के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेनरी के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, वेयर x यानी मोल फ्रैक्शन, P यानी पार्शियल प्रेशर, KH यानी हेनरी कांस्टेंट। ओके, अब हेनरी ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए थे, तो हम पढ़ेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो कुछ उसने क्या दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हेनरी ने दिया था। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बोला था वो क्या बोला था, ऑल गैसेस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। जितने भी गैसेस होती है ना उसकी अलग अलग KH की वैल्यूज होती है। ऑब्वियसली अगर आप गैस में देखोगे ना तो सबकी क्या होती है, अलग अलग KH की वैल्यू होती है। सेकेंड जो उसने बोला था ना, वो उसने बात की थी कि द वैल्यू ऑफ KH एट द सेम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि KH की जो वैल्यू है ना किसी एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगी, अगर वो बढ़ेगी तो टेम्परेचर के साथ तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा बोला था, ठीक है। तो KH की वैल्यू जो होती है किसी एक सेम टेम्परेचर पे
इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH वैल्यू भी इंक्रीजेस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखनी। थर्ड जो पॉइंट उसने बोला था वो बोला था कि KH जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? सोल्यूबिलिटी के। मैं अभी जितना जो भी कुछ आप लोग को पढ़ा रही हूँ ये आपको NCERT से रेफर करना है। ओके, आप लोग बुक ही नहीं खोलते हो NCERT की, उसमें सब कुछ दे के रखा है, आप एक बार रेफर तो कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे आपको स्पेस कम है इस वजह से मैं आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको नोट डाउन भी करना है। ओके, तो KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सोल्यूबिलिटी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के। ओके, यानी देखो अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे CO2, तो CO2 में KH की वैल्यू होती है 1.67 किलो बार। ठीक है, 1.67 किलो बार आया। वैसे अगर हीलियम है तो उसमें मैं KH की वैल्यू लेती हूँ 144.97 किलो बार, ऐसा ले रही हूँ। ठीक, तो देखो हीलियम यहाँ पे क्या है, हीलियम की वैल्यू है, हीलियम इज लेस सोल्यूबल देन CO2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी 144 वैल्यू है, यहाँ पे 1.7, तो हीलियम कैसा है, लेस सोल्यूबल है देन CO2, क्योंकि कम वैल्यू ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है ना। यानी कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर जितनी कम वैल्यू होगी ना उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी। ओके, अब जैसे ऑक्सीजन है, उसमें क्या होता है कि 293 केल्विन टेम्परेचर पे मेरे पास KH की वैल्यू आती है 34.86 किलो बार। ओके, और वैसे ही मेरे पास मान लो कि 303 केल्विन पे KH की, मैंने कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, तो KH की वैल्यू यहाँ पे आती है 46 एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, किलो बार। ओके, तो 46.82 किलो बार आती है 303 टेम्परेचर पे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, देखो मैंने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है तो KH वैल्यू बढ़ेगी एंड सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। देखो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया KH वैल्यू भी जंप कर गया, वैसे ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर बढ़ाओगे KH वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इतना सब पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन तो अराइज होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर नॉट कंफर्टेबल इन वार्म वाटर। क्यों ऐसा? आपने देखा है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो अंडर द सी होते हैं तो वो कंफर्टेबल क्यों नहीं होते वार्म वाटर में? तो उसका रीज़न ही ये है कि देखो पानी गर्म हो जाएगा तो KH वैल्यू तो बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी कम होगा, तो ये जो सोल्यूबिलिटी कम होने की वजह से दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली इन वार्म वाटर। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम उनको कोल्ड वाटर में रखते हैं रेदर देन वार्म वाटर। ओके, अब आती है हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। तो देखते हैं ज़रा हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या होती है। ओके, तो अब पढ़ते हैं हेनरी लॉ की लिमिटेशंस। ये 1 मार्क ये पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशंस भी आ गए, लिमिटेशंस भी आ गए, सब कुछ आ गए। ओके, तो हेनरी लॉ का लिमिटेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, उसमें बोला गया है कि प्रेशर इज लो। क्या है? प्रेशर जो है वो कैसा है, लो। क्यों प्रेशर लो है? हाई प्रेशर पर क्या होता है, लॉ जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाता है, यानी लॉ एक्यूरेट हो पाता है नहीं, इस वजह से हमें प्रेशर को लो रखना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, यानी कि टेम्परेचर जो है ना शुड नॉट बी वेरी लो, हमें टेम्परेचर को ज़्यादा कम नहीं करना। देखो क्योंकि अगर मान लो 273 या 0 उससे भी हम कम कर देंगे, है ना, कम होगा तो KH वैल्यू डायरेक्ट क्या कर देगा, डिविएशन शो कर देगा। इस वजह से हमें टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो लेना है, यानी समझ रहे हो आप। तो डिविएशन शो कर देता है, इस वजह से हम टेम्परेचर को इतना ज़्यादा भी कम नहीं लेंगे। थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल। द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, इतना ज़्यादा गैस हाईली सोल्यूबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि अगर गैस बहुत सोल्यूबल होती है तो वो वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, रिएक्ट कर जाते हैं, तो KH वैल्यू जो होती है ना इट इज़ नॉट एक्यूरेट। आ रहा है समझ में? तो इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं लेना पड़ता है हमें। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो होता है गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। गैस जो होता है शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। गैसेस जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं नहीं, बिकॉज देखो डेल्टन लॉ उन्हें, मतलब डेल्टन लॉ ने क्या बोला था कि गैस के लिए उसने मतलब गैस एक्यूरेट होता है जो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। अब ऐसे हमें लेना है ना कि बिकॉज डेल्टन लॉ के हिसाब से उसने बोला था कि उन्हें ऐसे गैसेस के लिए एक्यूरेट होना पड़ता है जो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, इस वजह से गैस शुड नॉट बी रिएक्ट केमिकली। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो एप्लीकेशन आता है।
अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हेनरी लॉ की। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है ना वो है एरेटेड ड्रिंक्स। कौन सा ड्रिंक है? एरेटेड ड्रिंक्स। ओके, अब सबसे पहले इसमें देखो एरेटेड ड्रिंक्स की बात करूँ तो जब भी हम सोडा वाटर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, CO2 डिजोल्व किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, है ना। तो इफ ओपन द लिड, हम लिड ओपन करते हैं तो CO2 बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बबल्स के फॉर्म में। ओके, बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है तो क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ जाता है। डन, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ी, है ना। तो ये क्या होगा? एरेटेड ड्रिंक्स। ये पहली इसकी एप्लीकेशन है। अब बुक में देखोगे अच्छे से देखे रखा है। सेकंड जो आता है वो स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग। ओके, अब स्कूबा डाइविंग तो आप लोगों ने आई थिंक बहुत लोगों ने किया होगा अंडर द सी, है ना। तो जो अब ये आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ, शायद आपको पता होगा स्कूबा डाइविंग में। तो जो डाइवर्स होते हैं ना, जो अंडर द सी जाते हैं, डाइवर्स होते हैं अंडर द सी जाते हैं, तो अंडर द सी जाता है तो जो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो जब हम कंपेयर करेंगे सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, किसकी सोल्यूबिलिटी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो इन वाटर क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है ना हाईली सोल्यूबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जब अंडर द सी जाते हैं ना तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जो N2 मतलब नाइट्रोजन जो है सिलेंडर के अंदर है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। सो ब्लड स्ट्रीम नाइट्रोजन को डिजोल्व कर लेगी। ब्लड स्ट्रीम क्या करेगी? नाइट्रोजन को डिजोल्व करेगी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो डाइवर सी से बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। बाहर निकलते तो क्या होता है? प्रेशर कम हो गया तो नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी भी कम हो गई। तो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। तो जब बाहर निकलता है विथ वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? बाहर निकलता है। बहुत ही हाई प्रेशर पे जब बाहर निकलता है तो उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या होता है कि कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे एयर बबल्स छोड़ देता है। वो एयर बबल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज में ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र को कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो एयर बबल जो है तो एयर बबल ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी के अंदर कट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जहाँ पर भी कैपिलरीज में बबल बनता है उसे हम बेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम उसको? बेंट। ये वर्ड आपको पता चल गया होगा आई होप कि इसको बेंट्स बोलते हैं। अब देखो हाईली पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रैवल नहीं करने दे रहे, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या होता है? ट्रैवल नहीं करने दे रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी बॉडी में इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट दीज बेंट्स दे माइट कॉज इवन डेथ, यानी कि इन बेंट्स की वजह से डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो टू अवॉइड सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को हमें अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो फिल्ड विथ हीलियम के साथ भी उसको फिल्ड रखते हैं, ठीक है। और उसमें अलग अलग गैसेस आते हैं ना। हीलियम जो होता है दैट इज 11.7% हीलियम, ओके। उसके बाद आता है नाइट्रोजन कितना होता है? 56.2%। और ऑक्सीजन जो होता है वो 32% होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्यों हमने वाई हीलियम डज नॉट कॉज दीज बेंट्स? अब हीलियम की वजह से बेंट्स क्यों नहीं होती, राइट। तो वाई हीलियम डज नॉट कॉज, जैसे मैंने अभी बेंट्स की बात की तो उसमें ऑक्सीजन की वजह से होता था, नाइट्रोजन की वजह से होता था। तो वाई हीलियम डज नॉट कॉज दीज बेंट्स? तो सबसे पहली तो बात आती है कि जो उसकी सोल्यूबिलिटी हीलियम की होती है वो बहुत ही कम होती है। पहली जो बात आती है ना। एक क्वेश्चन है इसी टाइप से जो नोट डाउन करो कि वाई, ये बुक में नहीं दे के रखा है लेकिन ये मैंने आपको बताया है, इस वजह से हमेशा एक क्वेश्चन ये जनरल है कि हीलियम डज नॉट कॉज दीज बेंट्स। वाई हीलियम डज नॉट कॉज दीज बेंट्स, ओके। ये क्वेश्चन आपको पूछा है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर में आएगा कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ हीलियम क्या होता है? वेरी लेस। हीलियम की जो सोल्यूबिलिटी होती है बहुत ही लेस होती है, तो KH वैल्यू क्या होगी? हाई हो जाएगी, ओके। तो पहली बात तो ये होगी, ठीक। अब उसके बाद सेकंड जो आता है ना उसमें ये बोला गया है कि द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम आर वेरी स्मॉल। हीलियम की जो साइज होती है ना वो इतनी, मॉलिक्यूल की
वो इतनी कम होती है, वेरी स्मॉल होती है, वो इतने स्मॉल होते हैं कि कैपिलरीज में से इजीली एस्केप हो जाते हैं, मतलब इजीली पास आउट हो जाते हैं। तो वो ये सिचुएशन को अराइज करने से रोक लेते हैं, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हीलियम। आया समझ में, हीलियम इज यूज्ड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ उसमें हाई एल्टीट्यूड्स में थर्ड जो पॉइंट है, हाई एल्टीट्यूड्स में आप जाते हो, माउंटेनर्स जो होते हैं ना, जैसे माउंटेनर्स जाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर इज लेस, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है इन द एटमोसफियर में, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ऑल्सो लेस, वो भी कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हाई एल्टीट्यूड्स तो जैसे ऑक्सीजन जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है टू द ब्रेन इज नॉट सफिशिएंट, ब्रेन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती, तो ब्रेन इज नॉट एबल टू सेंड इम्पल्सिस नहीं भेज पाता ब्रेन। तो अब देखो इम्पल्सिस नहीं भेजेगा तो ऑब्वियसली कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, ठीक है। तो इम्पल्सिस नहीं भेज पाता, इसकी वजह से एक डिसीज क्रिएट होती है, सच अ डिसीज वेयर वी आर नॉट थिंक प्रॉपरली, हम सोच भी नहीं सकते प्रॉपरली। ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं हम ऐसे डिसीज को, एनॉक्सिया। ओके, ऐसे डिसीजेस को हम एनॉक्सिया कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड। अब हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, और हमने देखा कि लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो अभी देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड में क्या क्या होता है। तो लिक्विड इन लिक्विड में आप देखोगे तो देखो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूट भी लिक्विड होता है हमारा, सॉल्वेंट भी क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली पहला जो आता है ना, पहला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। अब ये नया वर्ड है, कंप्लीटली मिसिबल का मतलब क्या हुआ, तो जिसमें कि कोई इंटरफेस नहीं होता, ठीक है। जैसे आप मान लो मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर को आप ऐड कर दोगे, पानी होता है उसके अंदर, सॉरी मिल्क होता है उसके अंदर पानी ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डाल के मिक्स करोगे तो कंप्लीटली मिक्स लगेगा, अलग अलग नहीं दिखता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें पानी मिक्स किया है, यानी कि कोई इंटरफेस आपको दिखेगा नहीं। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली मिसिबल। ओके, सेकंड आता है पार्शियली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल। अब ये पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जो कि कंप्लीटली नहीं मिसिबल होता है, थोड़ा थोड़ा, ओके। और थर्ड जो आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल, ओके। ऐसे सोल्यूशन में क्या होता है, आपको इंटरफेस दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, इंटरफेस दिखेगा। मतलब कि आप ऑयल एंड वाटर ले लो, जो कि क्या होता है कंप्लीटली इमिसिबल है, कभी मिक्स नहीं होता अच्छे से, तो ऑयल एंड वाटर। आप इथेनॉल प्लस वाटर भी ले सकते हो, इथेनॉल प्लस वाटर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर, ओके। तो वेपर अबाउट द रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, एंड गैस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेपर हमेशा आपको पता है ना कि अबाउट द रूम टेम्परेचर पे जाता है और गैस एट रूम टेम्परेचर पे होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब जैसे देखो ऑक्सीजन जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर, बट ऑक्सीजन देखोगे ना तो रूम टेम्परेचर पे, बट वाटर वेपर इज ऑल्सो गैस, वाटर वेपर भी तो गैस ही है ना, बट इन वेपर, तो वेपर फॉर्म में वो 100 यानी कि 100 पर एग्जिस्ट करेगा। तो वेपर एक्सर्ट अ प्रेशर, वेपर क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, डन, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट की बात करने वाली हूँ, ए और बी, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ओके, दोनों ही लिक्विड है। अब ये पार्शियल प्रेशर पी ए देता है, ये पार्शियल प्रेशर पी बी देता है, ओके, है ना। तो यहाँ से मैं समझ सकती हूँ कि मुझे अब क्या पढ़ना है, राउट्स लॉ। क्या पढ़ना है, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी ए जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ए प्रेशर, ओके।
तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पी ए नॉट जो है दैट इज, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या है। पी ए नॉट जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ये नॉट लग जाए ना तो समझ जाना प्योर कंपोनेंट की बात हो रही है, एकदम प्योर, दैट इज नॉट मिक्स्ड। जैसे मैं ए अगर अल्कोहल लूँ, बी अगर वाटर लूँ, तो पी ए मेरा क्या होगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर लूँ, है ना, दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ, तब जो प्रेशर क्रिएट होता है वो पी ए बनेगा। और अगर मैं सिर्फ पी ए नॉट की बात करूँ ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल आएगा, प्योर अल्कोहल, उसमें कोई मिक्सचर प्रेजेंट होगा नहीं। इस वजह से उसमें क्या बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ही लेना है, प्योर वर्ड पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बताया, वैसे एक्स ए क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बी, जो भी आप ले रहे हो ए के लिए तो बी के लिए वैसे, ठीक है। जैसे मैंने ए के लिए लिखा वैसे ही मैं बी के लिए लिखूंगी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। मैंने आपको पहले बताया 2 कंपोनेंट लेना है ना, तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो डेल्टन, अकॉर्डिंग टू डेल्टन के हिसाब से उसने क्या बोला था कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी टोटल प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, पी ए प्लस पी बी। ओके, ये किसने बोला था, बाय डेल्टन। ओके, ये डेल्टन ने बताया था। अब इसके हिसाब से क्या था, P इज इक्वल टू पी ए, ये रहा, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ओके, पी बी क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, दोनों वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, है ना। अब P इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे जो है मेरे पास 1 माइनस एक्स बी कैसे लिया मैंने, मुझे यहाँ पे पता है ना एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये आपने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो मुझे एक्स ए चाहिए तो मैं 1 माइनस एक्स बी करके यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, पुटअप कर सकती हूँ। अब आप देखोगे ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन वो एक ही फॉर्म में आ गई, किस में आ गई, एक फॉर्म में। देखो एक्स बी, ये भी एक्स बी, तो मैंने अब इसको ट्रांसफर कर दिया एक फॉर्म में। ओके, है ना। अब आगे देखते हैं, एक ही फॉर्म में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है, तो देखो अभी जो होगा उसमें वेपर प्रेशर वेपर स्टेट फॉर मोल फ्रैक्शन, अगर मान लो मुझे इसका वेपर स्टेट लेना है, ठीक है, तो वेपर स्टेट के लिए मैं क्या लूँगी, मोल फ्रैक्शन y, ठीक। तो y जो है मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर स्टेट, दैट इज व्हाट वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी टोटल। वाई ए क्या है, पी ए डिवाइड बाई पी टोटल। वाई ए जो है वो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है, ठीक है, वेपर स्टेट की बात कर रही हूँ। वैसे ही मेरे पास वाई बी क्या होगा, पी बी डिवाइड बाई पी टोटल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज मोल कंपोनेंट, वाई बी है, दैट इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, आ रहा है समझ में, तो ये आपका हो गया यहाँ पे राउट्स लॉ खत्म। अब इसके बाद है थोड़ा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आइडियल के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो होते हैं जो दो सॉल्यूशन विच ओबे द राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर, जो क्या करता है, ओबेज द राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को जो ओबे करता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने ए और बी लिया है, मतलब कि ए और बी दो कंपोनेंट लिया है, ठीक है। सपोज करो कि ए का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ए है, ठीक है, बी का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बी है, ठीक है। तो ये दोनों अभी देखो दोनों का अलग अलग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर मैं इसको मिक्स कर देती हूँ तो क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए बी, ठीक है। तो ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ ना। तो देखो फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए ऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू व्हाट, बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, ऑल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज सेम,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नो एंडो एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक, तो वहाँ पे आपको देखना है कि डेल्टा एक्स मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, 0। आ रहा है समझ में? उधर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगा, क्योंकि ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगी। इसी टाइप से अगर मैं वॉल्यूम लूँ, इफ वॉल्यूम ले तो 100 ml ए का लिया, सपोज करो मैंने 100 ml एक हमने ए लिया, 100 ml एक मतलब बीकर में ए वाला बीकर है उसमें 100 ml लिया। ठीक, सेम बी का लिया 100 ml, मिक्स किया तो टोटल कितना हुआ 200 ml। ठीक है, तो अगर मुझे डेल्टा वी निकालना है तो 200 प्रोडक्ट का माइनस 200 रिएक्टेंट का करूंगी। ठीक है ना, तो डेल्टा वी मिक्सिंग तो मेरा क्या होगा, 0 ना। आ रहा है समझ में? डेल्टा वी मिक्सिंग मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब इसी के बेसिस पे आगे कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि दो सोल्यूशन विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप आर आइडियल सोल्यूशन। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आपको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी इस ये वाला जो लॉ है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, है ना, विच हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं आर आइडियल सोल्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हेक्सेन और हेप्टेन ले ले, एग्जांपल में हेक्सेन एंड हेप्टेन ले लेते हैं, दो अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, कार्बन चेन ही तो बनाता है ना, हेक्सेन और हेप्टेन ले ले। ठीक है, इसी टाइप से आप बेंजीन प्लस टोल्यूइन भी ले सकते हो, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, दोनों अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी आइडियल सॉल्यूशन का थियोरेटिकल कंसेप्ट। मैं अभी थियोरेटिकल कंसेप्ट और ग्राफ दोनों बताने वाली हूँ आइडियल नॉन आइडियल के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, थोड़ा सा पहले एक बार इतने थियोरेटिकल पोर्शन में डिस्कस कर लेती हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑब्वियसली आइडियल जो ओबे करता था राउट्स लॉ को, और नॉन आइडियल क्या होगा, जो ओबे नहीं करेगा, विच डू नॉट ओबे द राउट्स लॉ। तो यहाँ पे लिख दो डू नॉट ओबे दी राउट्स लॉ। ठीक है, जो ओबे नहीं करता। ओके, तो ये चीज़ हमें क्लियर है। अब हम देखो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बनाने वाली हूँ, वो ध्यान से देखना आप लोग। मैं कैसे बनाती हूँ वो ध्यान से देखना आप लोग और समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने बनाया है वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। ठीक, तो हिसाब से बना सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे चलेगा। तो अब आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे ये हमारे पास एक्स ए है 1, ये हमारा एक्स ए 0 है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने देखा कि एक्स ए जो है यहाँ से, मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेंगे, सब होगा। तो क्या होता है यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर कि एक्स ए जो है ना वो बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एक्स बी बढ़ेगा करेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो एक्स ए क्या बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर, यानी मोल फ्रैक्शन एक्स ए का बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो उसका ग्राफ आपको दिखेगा कुछ इस टाइप से। ओके, तो अब ये वाला जो ग्राफ मैंने आपको बताया ना, ये किसके लिए मैंने बताया आपको, बी के लिए। देखो यहाँ पे ये क्या है, बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, बी 0 है। तो इस वजह से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। ओके, 0 से कहाँ पहुँचा 1। तो देखो ये जैसे जैसे मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। तो ये वाला ग्राफ आपका किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए। ओके, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए के लिए ये 0 है, तो ए में भी सेम टू सेम केस होगा। जैसे जैसे आप लोग मोल फ्रैक्शन को 0 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, एक्स यहाँ पे 0 से कहाँ पहुँचा, 1 पे पहुँचा। तो ग्राफ भी आप देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पी ए के लिए ग्राफ हो जाएगा, दैट इज पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ ऐसे, सॉरी इस टाइप में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पी टोटल दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी। ओके,
तो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक्स ए बढ़ रहा है तो पी ए भी बढ़ेगा, वैसे ही एक्स बी बढ़ रहा है तो पी बी भी बढ़ेगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब मैंने आपको इसमें दो फॉर्मूले बताया था ना, पी ए और पी बी का। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही ग्राफ मुझे समझाना था। इसी के बाद मैं आपको कुछ नॉन आइडियल के ग्राफ्स हैं वो आपको क्लियर करूंगी। नॉन आइडियल के, ये आपका बेसिक ग्राफ है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहुँचने के बाद वो पी बी नॉट हो जाता है, यहाँ पे पहुँचने के बाद वो पी ए नॉट यानी प्योर हो गया। ठीक है, चलो तो अब हम नॉन आइडियल में कुछ डिविएशंस होते हैं। एक पहला जो होता है वो पॉजिटिव डिविएशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको है ना डिफरेंस पूछ सकते हैं आइडियल नॉन आइडियल में, डिफरेंस पूछ सकते हैं पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन में, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पॉजिटिव डिविएशन में जैसे मान लो ए और बी को मैंने मिक्स किया, ठीक है, तो ए का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर, तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो कम होगा ना, समझ रहे हो, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो क्या होगा, कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। आ रहा है समझ में, मैंने क्या बोला, फिर से सुनना कि अगर ए और बी मिक्स करेंगे तो ए का वेपर प्रेशर अलग है, बी का वेपर प्रेशर अलग है, तो दोनों को सोल्यूशन में मिक्स कर देते हैं, तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो ये कम ही होगा ना, है ना। तो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो तो ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट पी ए प्लस पी बी। आ रहा है समझ में, ओके। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी बी वो भी तो ज़्यादा होगा ना ए बी से। आ रहा है समझ में, ठीक है, तो ये ज़्यादा होगा, वैसे ही तो पी ए भी ज़्यादा होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो पी बी भी ज़्यादा होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं डेल्टा एच मिक्सिंग करूँगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो। आ रहा है समझ में, ठीक है। वैसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल है इसमें जो मैं लेने वाली हूँ। C2H5OH इथेनॉल ले लो, C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना, दोनों के पास, अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे कि C2H5OH प्लस मैंने वाटर जो लिया, तो दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो मिक्स किया तो ब्रेक होंगे ना, मिक्स किया तो क्या होगा, ब्रेक होंगे, तो वीकर बॉन्ड्स हो जाएंगे इन ए बी के अंदर। सो शो द पॉजिटिव डिविएशन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक, अब उसी टाइप से मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ भी शो करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ और नेगेटिव डिविएशन क्या होता है और उसका भी ग्राफ बताऊंगी। तो देखो मैं आपको है ना पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ इसी में शो कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से, बट आपको है ना एग्जाम में खिचड़ी नहीं पकानी है, पॉजिटिव का अलग ग्राफ बनाना है, नेगेटिव का अलग ग्राफ बनाना है। ओके, देखो पॉजिटिव डिविएशन है ना, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर की ओर ऐसा बन जाएगा। पॉजिटिव मतलब अपर कर्व, पी टोटल भी बढ़ गया, पी बी भी बढ़ गया, ठीक है, और पी ए भी इस टाइप से बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ऐसे इसका ग्राफ शो करेगा, ऐसे बढ़ा हुआ, ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, ये आपका क्या बना दिया, पॉजिटिव डिविएशन। मैं एक में ही बना रही हूँ, आपको ऐसे पूरा लिख के अलग से बनाना है, एक में खिचड़ी नहीं पकानी। अब मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव डिविएशन की, तो देखते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन। तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि P जो है वो लेस देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या होगा कि पी ए बी लेस देन हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गया। तो देखो वेपर्स जो है ना, क्यों वेपर्स कम बन रहे हैं, अब यहाँ पे देखो वेपर्स ये लेस देन है ना, तो क्यों कम बन रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेपर कम बनेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ए है एंड बी बी है, वो भी क्या होगा, लेस देन होगा ए बी, तो ए बी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू व्हाट, ए एंड बी बी। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा होने की वजह से वेपर कम बनेंगे। डन, तो इसमें भी डेल्टा एच मिक्सिंग आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग हो जाएगा, वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव।
फॉर एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो HCl प्लस वाटर आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंड आप HNO3 प्लस वाटर भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, दोनों ही सेम है, ठीक है। इसमें भी देखो सब कुछ सेम होगा, ग्राफ ऐसे ही बनाना है, लेकिन हमें नेगेटिव डिविएशन शो करना है। मैं इसी में शो करके आपको बता रही हूँ नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि नेगेटिव डिविएशन कैसे शो करना है, ठीक। तो देखो मैं नेगेटिव डिविएशन शो करके आपको बताती हूँ। पॉजिटिव के लिए हमने अपर कर्व बनाया है, वैसे आपको नेगेटिव के लिए क्या करना है, लोअर कर्व बना देना है इस टाइप में, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से लोअर कर्व, ठीक है। यहाँ से भी क्या होगा, लोअर, ओके। तीनों साइड से कैसा होगा, लोअर कर्व आपको बनाना है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव में अपर, नेगेटिव में लोअर, और नॉर्मल में जैसे बनता था वैसा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ पे अच्छे से शो कर देती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से नहीं पता चला होगा। देखो मैंने एक में ही बना दिया इस वजह से, ये तो आपको सेम ही लिखना है, XA0 XB1, ठीक है। ये भी सेम, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब यहाँ पे ये जैसे मैंने बनाया था ना, वो तो बना नहीं है, P टोटल PA प्लस PB, ये तो सेम पूरा का पूरा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया था आपने ने, PA के लिए, ये किसके लिए था, PB के लिए, ओके। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर देना है, नेगेटिव डिविएशन शो करने के लिए बोले ना, तो ये नीचे कर्व आएगा, ओके। ये भी क्या होगा, नीचे कर्व आएगा, सॉरी ये P टोटल के लिए है ना, और इसमें भी क्या होगा, नीचे कर्व आएगा इस टाइप में। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर होगा। पॉजिटिव बोले ना तो ऐसे ऊपर में जाना है, ठीक है। तो अब मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को NCERT रेफर करना है, और मैंने जो नोट्स भेजा है ना वो इतना इनफ नहीं है, ठीक है। तो आपको NCERT रेफर करना है और उसमें से आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।